हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और मैं एक दुबली पतली लड़की हूँ और मैं बिहार को रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल मेरी केंद्र सरकार में चुनाव लड़े। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में जून के महीने में सर्दियों का भी मौसम चल रहा था। एक शादी मेरे घर में भी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए भी तैयार भी थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। 2 एक हफ्ते में 2 घरों में चोरी हुई थी और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी का डर भी बना रहता है, इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे रिश्तेदारी में शादी मौसी के लड़के की थी, इसलिए मम्मी का जाना भी तय था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी मौसी के यह जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद मित्र को कॉल की और कहने लगे, यार कमल, एक काम है। 2-3 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और घर में एक लड़की का अकेली रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं ये से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहां से चला जाया करूंगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे यहाँ सो जाया करूंगा। अंकल ने हमारी मदद और मैं अकेली न रहूं, इसलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, चिंता आप ना करें, मैं हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 7-8 साल पहले हो चुकी थी। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगे। मैंने कहा, अंकल थोड़ा पनीर को सब्जी लिए आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए। शाम को जब अंकल आए तो वो अपने साथ पनीर को सब्जी भी लेकर आए। अंकल वहां से आने के बाद बहुत थक गया थे और कहने लगे, सौम्या तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुलकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बार अंकल 2 बार हमारे घर पर आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। अंकल ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुलकर आए और हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बात करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, सौम्या तुम अब पहले से बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर अंकल को बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। अंकल कहने लगे, नहीं यार सौम्या, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। और अंकल मुस्कुराने लगे। मैं भी हंसने लगी। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल दूध पियोगे। अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ थोड़ा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिए। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, सौम्या दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर पर दूध पीते होगे। अंकल मेरी बात समझ गया और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अंकल फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात के 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज देने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए।
लेकिन शायद आज देर रात में सोने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जागने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का डंडा खड़ा है और तंबू टेंट लगा हुआ है। मैं तंबू टेंट को तरफ देख रही थी और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गईं और अंकल ने कहा, अरे सौम्या। मैंने अंकल को तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फ़ोन उठाकर देखा और कहने लगे, और बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। कल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया। और शाम को क्या बनेगा मैंने यह पूछ लिया। उसके बाद अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फ़ोन चलाने लीजिए। फ़ोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही भी चला। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद उठी तो देखा कि अंकल के भी आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी भीग गई थी तो मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान करके आज ब्लैक कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वो ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस थी। वो मेरे शरीर पर पूरी फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक अंकल आ गए। मुझे आवाज़ दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह सौम्या, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि अंकल का डंडा मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अंकल उसे बैग के पीछे छिपा रहे थे। अंकल मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंकल मुझे अपनी केंद्र सरकार में जगह दे दे। अंकल की तारीफ से मेरी केंद्र सरकार में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वो मेरे अंकल थे। उसके बाद अंकल मुझसे कहने लगे, सौम्या, मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे, ठीक तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक अंकल। अंकल वही सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन चली गई। सोफे पर से किचन साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि अंकल मेरी केंद्र सरकार को और घूर घूर के देख रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी केंद्र सरकार थोड़ा आराम देना चाहा, जिससे अंकल थोड़ा अच्छे से देख सके। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी से मैं पूरा पसीने में भीगी थी और अब अंधेरा। तब तक अंकल अपनी फ़ोन को टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, सौम्या, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल कहने लगे, सौम्या, तुम पसीने में पूरी भीग गई हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद मार सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। मैंने और अंकल मिलकर खाना बनाती रही और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। अंकल मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मेरी सरकार पसीने में कारण साफ साफ दिख रही थी। मैं भी थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई जिससे वो आसानी से देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से बोली, अंकल मैं नहाने जा रही हूँ। अंकल कहने लगे, ठीक, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने गुलाबी रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसलिए मेरी केंद्र सरकार भी अच्छा से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की और किचन का काम खत्म करके
अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक से जोर से बोले, सौम्या, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी, क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मुझे गले के नीचे इशारा किया। तभी मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले पर कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती और मकड़ी को भगाती, तब तक मकड़ी मेरे केंद्र सरकार में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे अंदर जैसे मकड़ी चल रही हो। मैंने कपड़ों को झाड़ कर देखा, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। मुझे बहुत ज्यादा कर लग रहा था, तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी सरकार को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे और अब मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे, सौम्या, यह सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी लाइट भी चली गई। अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, सौम्या, तुम चिंता मत करो, मकड़ी जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली चली गई। रात के समय रहा होगा। तब अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन न किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा, अपने कपड़े पहन लो, फिर हम चाय पर चलते हैं। अंकल ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकते हो, तो तुम्हें गर्मी भी काम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, सौम्या, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल ने 3 घंटे तक चुनाव लड़ते रहे। फिर मैं बेतहाशा लेट गई और अंकल से कहने लगी, बस अंकल, अब मैं और चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। अंकल कहने लगे, तुम्हारी केंद्र सरकार तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी, क्योंकि अंकल, मैंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी। तभी थोड़ी देर हम लेटकर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में लाइट आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम नीचे चलकर लेटते हैं। लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर अंकल मुझे अपने गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग और फिर मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगे और हम दोनों वही सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने ही बना, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। उसके बाद शाम को मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नौकर जोर लगा लगाकर मेरा मसाज करता। मैं उसको पैसे पकड़ाती तो कहता, रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जैसे जैसे वह मसाज करता, मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे होश उड़ गए जब उस रात मसाज करते करते, मेरा नाम स्वराली है, मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ता आता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है।
मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टर की बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा ताबीज़ दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन मान जाए। उस बुजुर्ग ने मेरी माँ से 2000 रुपए लिए और ऐसा ताबीज़ दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरा बाप ने उससे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता था। मैं उसके घर गई तो यह ऐशो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर उसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। कुछ नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यह काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह ही समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटे रहो, थक गई होगी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबवाए थे। इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मुझे छुए। यह सुनकर वह चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाना चाहिए था। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कहा। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोली और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही है, मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। यह सुनकर उस नौकर ने मुझसे वह पैसे लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसे से कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसीलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसीलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। आपके पैर दबाता रहूँगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझे मसाज करवा लेती थी। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थी, मगर वह झूठी और बेईमान थी। वह मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। यह नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुकाकर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब ना थी। ऐसा हर रात होता था,
एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी, मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं इनकार करूंगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी ली और अपने पति का इंतजार करने लगी, मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह में जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था, मगर अब मेरा जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी जेवरात पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगा कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद ना आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मेरा जिस्म दबा दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई, मगर मेरे कपड़े किसने बदली किया और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा है। मैं उलझ गई थी। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटा फ्री है। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद यह पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही है क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खरी सुना दी। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतरकर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खरी सुनाई। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना नहीं अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी
और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत जिंदा थी। इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसलिए आपको हक है आप जो चाहे मुझे कह दे। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैं सोच लिया कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वह उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आया। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश न रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह में जागती तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकान भी हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। यह क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। यह कैसा निशान था? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगा था। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुंह से कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं यह सोच सोचकर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिया पर पैर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें बहुत बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से छूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें उसी की सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया।
वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैं बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हो, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? यह सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। यह देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। यह मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विक्रम है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जुबानी मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्द करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह यह सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया। ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। यह सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। यह सुनकर वह हंस दिया और कहा कि मैं डॉक्टर हूं और यह सिर्फ इन्फेक्शन है। यह मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझे माफी मांग ली और मैंने पूरे 1 साल उसे सजा देने के बाद माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।